नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट का जो यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 3 तक हमने पढ़ लिया है। अब आज हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 क्या है? विचारधारा। वो विचारधाराएं जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को, आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है, वह सामाजिक विचारधाराएं, वो भारतीय और पाश्चात्य भी हो सकती है। इन सभी विचारधाराओं ने कहीं ना कहीं भारतीय हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया है, क्योंकि यदि समाज में कोई भी विचारधारा चलती है और समाज जैसा होता है वैसा ही उसका ही प्रतिबिंब हमारे साहित्य में भी दिखता है। तो साहित्य कहीं ना कहीं इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसपास के सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी प्रभावित होता है। तो विचारधाराओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को बढ़ाने में। तो आज हम इन्हीं विचारधाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो आपका यूजीसी नेट का टॉपिक है वो है हिंदी भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन। जो पहला टॉपिक है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, यह बात हो रही है 19वीं सदी के पूर्वार्ध की। ठीक है, कब की? 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात हो रही है लगभग यहाँ पर, कि भारत में उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भारतीय नवजागरण उसको, स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में किस प्रकार से हेल्प कर रहा था। तो यहाँ एक शब्द है नवजागरण, इसका बहुत महत्व है। ठीक है, यह शब्द भारतीय परिप्रेक्ष्य का ही नहीं बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य का भी है, क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व में यूरोपीय जो क्रांति चल रही थी, पुनर्जागरण की क्रांति चल रही थी यूरोप की। ठीक है, यूरोप की क्रांति पुनर्जागरण की जो चल रही थी उसका जो प्रभाव हमारे भारत में पड़ा और भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन पे पड़ा था, वो है नवजागरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवजागरण, मतलब नए तरीके से जागना। ठीक है, वापस जग चुके हैं, नए सिरे से फिर से जागना। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने समस्याओं में कह सकते हैं या फिर नए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कह सकते हैं कि हम सब अपनी अपनी समस्याओं में, अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हो चुके थे उस समय कि हम सो चुके थे और अपने अधिकारों, अपने आसपास के प्रति, व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं थे। तो पुनर्जागरण आंदोलन ने, यूरोपीय पुनर्जागरण आंदोलन ने वापस से सबको एक नए सिरे से जगाने का प्रयास किया था, जिसके द्वारा हमने भी, भारत में भी लोगों ने समझा कि उसकी स्थिति क्या चल रही है। ठीक, एक तो ये इस समय जस्ट 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में लोग जगे और कहीं ने कहीं वो क्रांति लास्ट में विफल हो गई, लेकिन उस क्रांति ने इतना तो अंग्रेजों को बता दिया कि भारतीय जनता के भीतर कहीं ना कहीं खुद को इस जंजीर से आजाद करने के लिए एक चिंगारी है, और वह चिंगारी को बस कुछ हवा की जरूरत है, और वही सारी हवा की जरूरत जो पूर्ति है वो यह नवजागरण कहीं ना कहीं करने वाला था। तो ये नवजागरण क्या है? इसीलिए नवजागरण जो है ये पुनर्जागरण काल इसको कहा गया, जिसका उदय, इसी पुनर्जागरण का जो है उदय आपके हिंदी साहित्य या हिंदी कविता में नवजागरण के द्वारा होता है। अभी आगे हम हिंदी नवजागरण जब पढ़ेंगे तो इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव कैसे आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय, ठीक है, जिस समय नवजागरण ये दौर की बात की जा रही थी, उस समय जो था वो उस काल का परिवेश कैसा था, 19वीं सदी के पूर्वार्ध का परिवेश, भारतीय भारतीय जो समाज था वो कई तरह की विकृतियों से, कई तरह की रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। तो हम अपने में ही, अपने इस पुरातनता, कुछ पारंपरिक रूढ़ियों में ही इस तरह से जकड़े हुए थे कि हम आजादी की तक तो जो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हम आपसी भेदभाव, आपसी छुआछूत, कुछ पुरानी जकड़ी हुई पुरानी रीतियों, इन सब चक्करों में ही हम उलझे रह गए थे और ये और ज्यादा हमें गर्त की ओर ले जा रही थी। तो सबसे पहला और जरूरी काम क्या था स्वाधीनता आंदोलन के लिए या भारतीय समाज को जगाने के लिए, कि इन्हीं रूढ़ियों को, इन्हीं कर्मकांडों को, इन्हीं भेदभाव को खत्म किया जाए।
जिसके लिए कुछ समाज जिनकी स्थापना हुई थी उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन सब रूढ़ियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, और साथ ही में उस समय अंग्रेजों ने ये एक अपने लिए कार्य किया था, लेकिन ये भारत के लिए भी अच्छा रहा। उन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। किसकी? प्रेस की स्थापना। ठीक है, जिसका इसका भी पूरा सहयोग हमारे भारतीय नवजागरण को मिलता है, और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस ने भी काफी मदद किया था। ठीक है, और साथ ही मदद किया था जिन सहायक संस्थाओं ने, उनको आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसमें संस्था है वो आती है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कब आता है? ये 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज। ठीक, इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये समाज उस समय धार्मिक कर्म कांडों को का विरोध किया। इस समाज ने धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया और नई पुरानी रूढ़ियों का विरोध किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इस समाज ने सती प्रथा का विरोध किया और उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने ब्रह्म समाज ने। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 1867 में प्रार्थना समाज। इसी की अगली इकाई 1867 में प्रार्थना समाज। ठीक, ये बंगाल में इसका उदय हुआ था ब्रह्म समाज का। प्रार्थना समाज का जो प्रवर्तक हैं वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इस समाज में भी धार्मिक कट्टरताओं को, रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, और साथ में आम जनता के बीच ये बहुत ज्यादा जाकर के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते थे, और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाते हुए समाज की विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो है 1875 में आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज। इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ये समाज ने भी सामाजिक भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसने समाज को एक करने के लिए इसने हिंदी भाषा को बहुत महत्व दिया। तो आर्य समाज ने हिंदी भाषा के लिए काफी प्रयत्न किए हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये 1882 के लगभग नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। कर्नल अल्काट और ब्लाटवास्की इस संस्था के ये संस्थापक थे। भारत में ये एनी बेसेंट, जो चर्चित नाम होंगे या परिचित भी होंगे, एनी बेसेंट इस संस्था को लेकर के आई और इस संस्था की अग्रणी बनी। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 1897 में। 97 में दिख रहा है, 1897 में आता है आपका रामकृष्ण परमहंस मिशन। रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन सभी समाज ने भारत में होने वाले जितने भी रूढ़ियों का था, जिस रूढ़ियों में भारतीय समाज जकड़ा हुआ था,
उसको दूर करने का अथक प्रयास किया, सामाजिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे उस समय भी बहुत प्रयास हो रहे थे। कई छोटे मोटे बड़े प्रयास हुए, जिसमें एक नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने भी काफी प्रयास किया और विधवा विवाह के लिए ये अंतिम समय तक लड़ते रहे। ये क्या है इनका नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जो इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे भी जो एफर्ट करते रहे। तो भारतीय समाज में नव जागरण फैलाने का काम और स्वाधीनता आंदोलन में और ज्यादा क्रांति लाने का कार्य ये समाज भी अपने अपने स्तर पे धीरे धीरे कर रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने कई समाज को जागरूक किया, स्वदेशी की मांग की, अपने समाज में लोगों को उनकी गुलामी का एहसास दिलाया। इस छोटे छोटे स्तर पे, बहुत बड़ा ऐसा क्रांति आंदोलन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे स्तरों पे वो गांव गांव के लोगों को, जन जन को जागरूक कर रहे थे, जिसने कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन में छोटा छोटा सा ही सही लेकिन बड़ा प्रयास किया है मिला करके। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अगला है हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण की बात करें तो आधुनिक काल में, आधुनिक काल के शुरुआत में की जो भूमिका बनती है वो है हिंदी नवजागरण की। आधुनिक काल से के शुरुआत में होता है, कह सकते हैं आधुनिक काल का जो पहला चरण है, भारतेंदु युग का जो चरण है, वो हिंदी नवजागरण का, हिंदी क्षेत्र के नवजागरण का पहला चरण है। ठीक है, इस समय क्या हो रहा था, भारतेंदु युग को अगर आप देखेंगे, भारतेंदु मंडल को आप देखेंगे, तो इस समय के रचनाकारों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि इस समय के जितने भी रचनाकार हैं सभी कहीं ना कहीं पत्रकार भी हैं, सबकी पत्रिका निकलती है, तो अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जन तक वो संदेश पहुंचा रहे थे जो कि भारतीय समाज में, भारतीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। भारतीय समाज में जो विकृति चल रही थी कहीं ना कहीं इसको दूर करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग विषयों को चुना, तो विविध विषयों का प्रयोग किया है और नए विषयों का प्रयोग किया, अपनी रचनाओं का के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और भारत की उस समय चल रही दुर्दशा का वर्णन किया है। भारतेंदु जी अपनी खुद रचनाओं में खुद भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने आम समाज का वर्णन किया है कि किस तरीके से हम छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भटक रहे हैं, कैसे हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो अपनी स्थिति गुजार रही हैं। इस तरह के से लेकर के हिंदी नवजागरण की जो पहली इकाई जो शुरू जो होती है, तो कह सकते हैं कि जो इन समाज ने राष्ट्रीयता के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को, जो भारतेंदु का जो चरण है उसने अपने आप को झोंका है और भारतेंदु मंडल और भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं वो बहुत ज्यादा इसके लिए, हिंदी नवजागरण के लिए बहुत ज्यादा मदददायी है, या कह सकते हैं उसके लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। ठीक है, तो जो मोटा मोटा जो फॉर्मूला है इसमें यही समझने वाली बात है कि हिंदी नवजागरण में जो हिंदी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय हिंदी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी क्षेत्र है उसको लेकर के एक और बात चले कि हिंदी जाति की अवधारणा लेकर के आए, तो शुरुआत होती है हिंदी नवजागरण से। हिंदी नवजागरण से लेकर के हिंदी जाति की अवधारणा जब रामविलास शर्मा जी लेकर आते हैं, तब तक ये लगातार क्रांति जो है हिंदी नवजागरण की चलती रहती है। ठीक, तो अगला इसके बाद जो पॉइंट है वो है खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन हिंदी साहित्य में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम सब जो साहित्य हमारे सामने हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब आंदोलन के फलस्वरूप है कि मेन स्ट्रीम की साहित्य में खड़ी बोली को स्थापित करने का कार्य हो रहा था। कैसे? इसी खड़ी बोली आंदोलन के द्वारा। ठीक है, उसके पहले भी रचना की जाती है, हम देख रहे हैं कि प्राचीन आदिकाल से रचनाएं हो रही हैं, लेकिन उस समय साहित्य की जो भाषा थी वो भाषा खड़ी बोली नहीं थी, वह लोक बोलियों में हो रहा था। हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्रज भाषा अवधि से निकल करके आए थे और उसके बाद हम आधुनिक काल में जब देखते हैं तो यह खड़ी बोली प्रवेश करती है। ऐसा नहीं था कि खड़ी बोली केवल आधुनिक काल में आई, उसके पहले जब आप देखते हो कि अमीर खुसरो की बात करें तो उन्होंने
आदिकाल में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अमिर कृष्ण आदिकाल में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वहीं पर ही कवि गंग चंद छंद वर्णन की महिमा जब लिखते हैं, कौन? कवि गंग अकबर के समय में ये आते हैं, इन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी है, वो उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली जो है हमारे हिंदी साहित्य में पहले से अस्तित्व में है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कार्य था खड़ी बोली द्वारा, जो कविता गद्य के अलावा कविताएं भी लिखने का जो आंदोलन था, वह कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के फलस्वरूप आया था। तो कुछ ऐसे बड़े जो नाम हैं उसको हम लेकर के आते हैं। इससे पहले जान लें कि 1813 में 1813 में एक एक्ट आया, ठीक है, अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, जिस एक्ट में संस्कृत और फारसी को बढ़ावा देने की बात कही गई। किसको? संस्कृत और फारसी को बढ़ावा देने की बात कही गई, ठीक था। लेकिन इस एक्ट ने कहीं ना कहीं आम लोक भाषाओं को खतरे में डाल दिया, जिससे लोग अपनी भाषा के प्रति और ज्यादा सचेत हो गए। इसके बाद ही जस्ट अगला एक्ट आता है 1845 में 35 में मैकाले लेकर आते हैं। इसने अंग्रेजी भाषा में कार्य को ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। 1835 के जो एक्ट ने अंग्रेजी भाषा के एक्ट को ज्यादा महत्व दिया। इसने भी कहीं ना कहीं हिंदी और लोक बोली जो थी, प्रांतीय जो भाषाएं थी, उनको ज्यादा और अवेयर कर दिया। ऐसे में ही 1836 में एक इश्तहार निकलता है, और इस एक में जो इश्तहारनामा आया, बहुत प्रचलित है ये इश्तहारनामा आता है। इस इश्तहार में अदालती भाषा में हिंदी और अन्य भाषाओं, प्रांतीय भाषा के प्रयोग को महत्व दिया गया। तो अदालती भाषा में इसने क्या किया, ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी उस समय, अदालती भाषा के ऊपर ध्यान दिया किसने? 1836 के इश्तहारनामा में, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि भारत में रह करके हिंदी भाषा के बिना काम नहीं हो सकता है, और इसी के उद्देश्य के चलते उन्होंने, आप आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ साथ जिसमें 2 भाषा मुंशी अलग से रखवाए गए, हम पढ़ेंगे अब इनके बारे में। लल्लू लाल और सदल मिश्र 2 भाषा मुंशी रखे गए, जिन्होंने स्पेशली हिंदी भाषा को और ज्यादा उसको सुगम और सरल बनाने के लिए, पठनीय बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का भी फोर्ट विलियम कॉलेज ने निर्माण कराया। और इसके साथ ही उस समय खड़ी बोली आंदोलन के लिए उस समय जो स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रहे थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। 2 नाम अभी हमने देखा जो फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, कौन थे वो? लल्लू लाल और सदल मिश्र। और फोर्ट विलियम के कॉलेज के बाहर जो 2 लोग कार्य कर रहे थे वो हैं सदासुख लाल और दूसरे इंशाअल्लाह खां, ठीक है। ये सारे ऐसे नाम हैं ने खड़ी बोली आंदोलन को अपने चरम पे पहुंचाया और खड़ी बोली के लिए बहुत कार्य किया। इसके साथ ही उस समय कुछ समाचार पत्रों ने भी इस आंदोलन को और हवा दी और ज्यादा इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया। तो समाचार पत्र जैसे उद्दंत मारतंड उस समय आ चुका था, उद्दंत मारतंड, समाचार सुधावर्षण, ये सारे ऐसे समाचार पत्र हैं। साथ में शिव प्रसाद सितारे हिंद भी समाचार पत्र निकालते हैं। हरिशन मैगजीन भी उसी के लगभग आता है, भारतेंदु जी का। ये सारे ऐसे मैगजीन हैं जिन्होंने भी अपने रचनाओं में, अपने
पत्रिकाओं में, अपने समाचार पत्रों में खड़ी बोली के रचनाओं को छापा और प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये सारे कई छोटे छोटे प्रयास मिलकर के इस खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाते हैं। ठीक, तो इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहीं ना कहीं हिंदी खड़ी बोली आंदोलन में भी बहुत ज्यादा मददगार रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कलकत्ते में हुई। कलकत्ता में हुई। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और इसका अध्यक्ष बनाया हिंदी के, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया था गिलक्राइस्ट को। इन्हीं के ही देख रेख में सारे आयोजन होते थे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य था, जो सिविल सेवकों को, इसका उद्देश्य था क्या था? जो सिविल सेवक जिनकी भर्ती अंग्रेज कर रहे थे अपने यहाँ, उन सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना, हिंदी का ज्ञान कराना, भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना, ताकि वह भारत में और अच्छे से अपना शासन कर पाए। इस उद्देश्य के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। उद्देश्य चलिए ठीक है, भले यही था, लेकिन इसके चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदी का और विकास हुआ, क्योंकि इसके लिए अलग से 2 भाषा मुंशी नियुक्त किए गए। कौन थे? पहले हैं आपके सदल मिश्र, दूसरे हैं आपके लल्लू लाल। ठीक है, 2 भाषा नियुक्त किए गए जिनका कार्य था हिंदी भाषा को और ज्यादा उसको सुगम और सरल बनाना, साथ ही अन्य जो पुस्तकें हैं उसका भी अनुवाद करना, हिंदी की पुस्तकों का अन्य भाषा में अनुवाद करना, अन्य भाषा की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करना, और साथ में पाठ्य पुस्तकों का, ये ऐसा है इसने पहली बार हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण कराया है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्व है, और इसलिए हम कहीं ना कहीं इसको ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2-3 चर्चित नाम तो ऐसे उस समय थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कर रहे थे। फोर्ट विलियम के कॉलेज के बाहर भी 2 नाम प्रचलित है जिनको अभी भी हमने पढ़ा है। वह 2 नाम कौन से हैं? सदासुख लाल और इंशाअल्लाह खां। ये चारों जो लोगों की जो चौकड़ी है, इसको आप हिंदी गद्य साहित्य के आंदोलन में, हिंदी खड़ी बोली के आंदोलन में, और फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर और बाहर के रूप में आप इन चारों नामों को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है उस समय के लिहाज से, और खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना के लिहाज से। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिलेबस में वो है भारतीय नवजागरण।